आज के इस सेशन में हमारे साथ है सीए शालू डाड़, जो कि अहमदाबाद में एज ए सीए वर्क कर रहे हैं। मैम आपको करियर गाइडेंस देंगे सीए से रिलेटेड कि कैसे आपको इस फील्ड के अंदर प्रोसीड करना है, क्या आपके बी प्लान्स हो सकते हैं करियर रिलेटेड जब आप इस फील्ड के अंदर एंटर करते हैं। साथ ही मैम आपको काफी सारा वैल्यूएबल गाइडेंस भी देने वाले हैं और अपनी जॉब प्रोफाइल जो होती है उसके बारे में काफी डिटेल्स मेंशन करने वाले हैं। तो आप इससे जुड़े रहिएगा। और मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे इस चैनल पर आए हैं, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत वेलकम। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो करियर जर्नी रही है अब तक वह किस तरह से रही है, आपको बताइए। द प्लेजर इज ऑल माइन। मुझे आपने मौका दिया अपने चैनल पर आने का और इतना अच्छा काम करने का। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने मुझे सबसे पहले कहा, मैं अपनी वर्क प्रोफाइल के बारे में कुछ बता दूं। मैं अहमदाबाद में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब कर रही हूँ। एक सीए फर्म के साथ एसोसिएटेड हूँ। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इनडायरेक्ट टैक्सेशन देयर। एंड मैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी लॉ, कस्टम्स लॉ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन सबसे डील करती हूँ। ये तो हुआ मेरा करियर प्रोफाइल, जो कि बहुत बाद में आया। इस जर्नी के बहुत एंड की बात है। लेकिन अब हम जर्नी के शुरू से शुरू करते हैं, जो स्टार्ट हुई थी क्लास 11th कॉमर्स स्टूडेंट के साथ। 10th तक एक्चुअली हमारे साथ ऐसा होता है, हम साइंस और मैथ्स में इतने ओरिएंटेड होते हैं दैट वी थिंक कि साइंस या मैथ्स हम ले लेंगे या बायोलॉजी ले लेंगे या इस तरह का फील्ड चुन लेंगे, वही हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे। हम 10th तक कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ उतना फोकस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स ही नहीं होते। तो जब हम 11th में आए, हमारा बैच आया, तो देयर वाज अ क्वेश्चन कि किस तरह से सब्जेक्ट लेना है, फ्रेंड्स क्या ले रहे हैं, मुझे क्या लेना चाहिए, फैमिली क्या बोल रही है। इन सब से जो एक कंक्लूजन निकला, वो मेरे इंटरेस्ट से भी था, मेरे फादर के इंटरेस्ट से भी था, वो था कॉमर्स। कॉमर्स के साथ मैंने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया था। एंड देन 11th हुआ, 12th हुआ। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट, ऐसा कोई पढ़ने में तकलीफ नहीं थी। इट वॉज ऑल ओके एंड आई डिड माई बोर्ड्स, आई कंप्लीटेड इट। एंड देन आया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ योर लाइफ कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हैं। तो काफी सारे डिस्कशंस हुए, काफी सारे कोर्सेज थे। अब क्योंकि मैं नई थी इस फील्ड के अंदर, कॉमर्स फील्ड के अंदर, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था। तो जैसे तैसे जो भी इंफॉर्मेशन हम गूगल से ले लेते हैं या अपने सीनियर्स से पूछते हैं या अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लेते हैं। मेरे पापा और मम्मा भी कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हैं, तो उनसे काफी वैल्यूएबल गाइडेंस मुझे मिलती रही। आई वाज लकी। बट कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें गाइड करने के लिए एक प्रॉपर मेंटोर की जरूरत होती है या प्रॉपर टीचर की जरूरत होती है। बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे दिमाग में इतने सारे कंफ्यूजन होते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, अपना करियर किस तरह से बनाएं कि हम फ्यूचर में जाके उसका एक अच्छा सा फायदा ले सके। तो दिस वाज द क्वेश्चन इन माय माइंड आल्सो। तो काफी सारे कोर्सेज थे, जैसे बीकॉम, एमकॉम, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर हम प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं, जैसे सीए, सीएफए, सीएमए, सीपीए, सीएस, और बहुत सारे कई कोर्सेज होते हैं, एसीसीए। अब मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगी यहाँ पर वेराइटी ऑफ कोर्सेज वर अवेलेबल। हमने गूगल किया, सब कुछ जितना हम जानकारी ले सकते थे, जो ट्यूटोरियल्स होते हैं यूट्यूब पर भी होते हैं या कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उधर भी हम गए। इन सब से जो कंक्लूजन निकला वो ये था दैट सीए इज गुड फॉर मी। ये सबका कंक्लूजन था। अभी तक मुझे ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो दिस वाज द जर्नी विथ फुल ऑफ कंफ्यूजन्स, फुल ऑफ डाउट्स। बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इतना टफ कोर्स है, क्या इसमें चैलेंजेस आएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो थ्रू आउट जो मेंटर्स थे, जो टीचर्स थे, मेरे पेरेंट्स हैं, उन सभी के गाइडेंस से ये मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो जो जर्नी रही थी उसको आप सुन के आप ये समझ गए होंगे कि जो अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो वह आप में बताइए कि आपको क्या लगता है कि 11th के अंदर जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, क्योंकि काफी सारे जने ऐसे भी होते हैं जो कि साइंस बैकग्राउंड से होते हैं और बाद में उन्हें सीए की ओर आना पड़ता है, तो जो शिफ्टिंग होती है जो बाद में आप कर भी सकते हैं, लेकिन आपकी नजर में ये कैसा है कि 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? देखिए, इसके दो तरीके हैं। जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें, इसके प्योरली मैं दो तरीकों में इसको बांटती हूँ। या तो आपको 10th क्लास के बाद एग्जैक्टली पता होता है कि आपको करियर में क्या चुनना है या आपको क्या सब्जेक्ट लेना है,
और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मेरी तरह जिन्हें ये नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या बनना है या मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, बस ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं लेना है। एक्चुअली मुझे फिजिक्स नहीं उतना समझ आता था, तो मुझे ये पता था मुझसे साइंस नहीं होगा। तो ये दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। आई प्राउडली से कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसके बाद हमारे बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं। तो जिन बच्चों को पता है कि उन्हें क्या करना है, साइंस ही लेना है, साइंस में ही आगे कुछ करना है, तो दे शुड गो फॉर दैट ओनली। वो ज्यादा किसी से पूछे नहीं और सेल्फ ट्रस्ट रखें कि हम ये कर लेंगे। और वो बच्चे जिन्हें नहीं पता है, अब वो अपने इंटरेस्ट पर आ जाएं कि उन्हें साइंस पसंद है या कॉमर्स पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें साइंस अगर पसंद है और आगे का उन्हें ज्यादा नहीं पता है, तो इट्स नॉट हार्म कि आप साइंस ले लें। या फिर जिन्हें नहीं पता कि कॉमर्स क्या होता है पर साइंस पसंद नहीं है, तो अगेन देयर इज नो हार्म कि वो कॉमर्स ले लें। मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट्स। मैम, जो एक स्टूडेंट है जो कि सीए बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या करियर पाथ होता है, उसे क्या क्या एग्जाम्स से गुजरना होता है, तो वो एक बार आप बताइएगा। चलिए, जो बच्चा सोच लिया है जिसने कि अब मुझे सीए ही करना है, इसी फील्ड में जाना है, इसी फील्ड में आगे काम करना है, उसको एक सेट ऑफ एग्जामिनेशंस और एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा। स्टार्टिंग होगी आपकी सीए सीपीटी से, जिसे आजकल हम फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। पहले जब मैंने ये एग्जाम दी थी तब ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, अब ये सब्जेक्टिव हो चुका है। जो पूरी नई स्कीम आ चुकी है सीए कोर्स के लिए, उसमें ये सब्जेक्टिव हो चुका है। इसके बाद आप इसे क्लियर करते हैं, उसके बाद आपको जाते हैं इंटरमीडिएट, मतलब सेकंड नंबर का एग्जामिनेशन होता है। ये पूरा सब्जेक्टिव होता है। इसके अंदर पहले 7 पेपर्स हुआ करते थे, अब 8 पेपर्स होते हैं। इसे क्लियर करने के बाद आप 3 साल की आर्टिकलशिप, मतलब एक किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरते हैं। उसके अंदर आप वो सारी चीजें सीखते हैं जो आप फ्यूचर में जाकर करना चाहते हैं या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर आप ये सीखते हैं कि आपको टैक्सेशन लॉ से कैसे डील करना है, या फिर आपको ऑडिट से कैसे डील करना है, या फिर स्टैट्यूटरी लॉ से कैसे डील करना है। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट के बेस पर ऐसा फॉर्म चुन लीजिए जहां पर आपको जो इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे आपको ऑडिट पसंद है तो आप ऐसी कोई फॉर्म चुनिए जहां पर आपको ऑडिट सिखाया जाए अच्छे से। आपको टैक्सेशन पसंद है तो आप कोई ऐसी फॉर्म चुनिए जहां पर आपको अच्छे से टैक्सेशन सिखाया जाए। इस तरह से आप 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे। उन 3 साल के दौरान 2.5 साल के बाद आपकी फाइनल एग्जामिनेशन आती है। इसके अंदर 8 पेपर्स होते हैं। उसके बाद आप ये एग्जाम देने के बाद आप 6 महीने की बची हुई ट्रेनिंग और करते हैं। ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसके बीच में हमारा जो इंस्टीट्यूट है ICAI, उसने अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं सो दैट जो सीए स्टूडेंट्स है, क्योंकि हम लोग कॉलेज नहीं जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, तो हमारा एक्सपोजर कैसे हो, हम बात करना कैसे सीखें, या हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे अच्छी बने और हम कैसे compete कर सकें, उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारी कुछ ट्रेनिंग्स निकाली हुई है जो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, या फिर हम ऑफिस डेकोरम, सब कुछ हमें सिखाया जाता है अलॉन्ग विद द कंप्यूटर ट्रेनिंग। तो ये पूरा एक पैकेज होता है। हर एक स्टूडेंट को कंपल्सरीली ये करना ही होता है अपने IPCC एग्जामिनेशन के बाद, इंटरमीडिएट के बाद। तो ये पूरी बेसिक जर्नी रहती है। और आप जो 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप है उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का भी एक बनाया गया है हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू, कि जो बच्चा, ये ऑप्शनल होता है, प्योरली ऑप्शनल, जो बच्चा इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग करना चाहता है, उसे फ्यूचर में इंडस्ट्री में काम करना है, कंपनीज में काम करना है, अगर बच्चा सीखना चाहता है उस तरह से, तो वो उस तरह की ट्रेनिंग ले सकता है। ये भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की होती है। यह जो आपने बताया है, यह आपका एक करियर पाथ रहता है अगर सीए आपको बनना है तो अब मैम बात ये आ जाती है कि जो एक बहुत कॉमन डाउट होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग नहीं करनी चाहिए, कोचिंग कब करनी चाहिए, ये सब चीज जो है, इसका फंडा आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है इसका? ओके, तो जो भी स्टूडेंट, मैं कई स्टूडेंट से डील करती हूँ, कई लोग मुझे मिलते हैं, कितने ही बच्चों के पेरेंट्स बात करते हैं, तो मेरा उनसे ये काउंटर क्वेश्चन होता है जो मैं आपसे भी पूछूंगी कि हमें कितना खाना खाना चाहिए? हमें जितना जरूरत हो,
जितना हमें भूख लगे उतना खाना चाहिए, मेरा ये रिप्लाई रहेगा। ओके, और क्या दो लोगों का खाना कंपेयर हो सकता है क्या? डाइट कंपेयर हो सकता है क्या? नहीं, नहीं कंपेयर हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका कितना यूज है, क्या आप एनर्जी यूजेस कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना फूड का इंटेक लेंगे, क्योंकि फूड एक एनर्जी है। एग्जैक्टली exactly. यही आंसर कई लोगों ने मुझे दिया, तो मेरा भी रिप्लाई ऐसा ही होता है कि जो कोचिंग है वो एक फैसिलिटी है। सबसे पहली बात, हम ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कोचिंग करनी ही है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज कितनी है, या फिर आपको वो सब्जेक्ट पसंद कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक टैक्सेशन करके सब्जेक्ट है, अब उसके अंदर मुझे काफी इन डेप्थ मैंने आर्टिकलशिप भी अच्छे से किया है, और मुझे पता भी है, मैं रेगुलर न्यूज में भी वो टैक्सेस सीख रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो इंस्टीट्यूट ने मुझे स्टडी मटेरियल दिया है, अगर मैं उसे सेल्फ स्टडी करके हो सकता है, देन मुझे कोचिंग की कोई नीड नहीं। बट कोई ऐसा दूसरा सब्जेक्ट है जिसे मुझे लग रहा है कि नहीं, मुझे खुद पढ़ने में दिक्कत आने वाली है, तो उसके अंदर मैं कोचिंग कर सकती हूँ। तो ये हर एक स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा, हर एक सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे ज्यादा आइडिया नहीं लगता था, तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली है, बट ये किसी बच्चे के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप ले ही। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है, आप करके देखना चाहते हैं, तो यू कैन डू इट। सो कोचिंग इज नॉट मैंडेटरी, इट पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, ऑन द सब्जेक्ट। आपको कितना समझ में आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस अकॉर्डिंग आप टुकड़ों में भी कोचिंग ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स की आपको कोचिंग चाहिए आप उनकी कोचिंग्स ले लीजिए, क्योंकि कोचिंग मैंडेटरी नहीं है। आपको करना जो है, आपको ओवरऑल सिलेबस को कवर करना है। Yes, सिलेबस को exactly. आप कैसे कवर करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है कि हर इंसान की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो आप एक रिटर्न स्ट्रेटजी बना सकते हैं इसके लिए अपने मोटिवेशन के साथ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको कोचिंग करनी है, आपको कब कोचिंग करनी है और किस तरह से करनी है। अब मैम आते हैं हम एक और डाउट पे, जो कि आपने अभी बताया था कि हम लोगों का कॉलेज में एक्सपोजर नहीं होता है। तो अभी इसमें हम ये क्लियर करना चाहेंगे सबसे पहले तो, कि काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये पता नहीं होता है, इवन जो सीए के अंदर अभी एंट्री कर चुके हैं उन्हें भी ये पता नहीं होता है। तो सीए की जो वैलिडिटी एज ए डिग्री है या नहीं है, सीए की वैलिडिटी किस तरह से है, आप अगर आगे कोई कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको क्या कोई डिग्री करनी होगी, कॉलेज ज्वाइन करना होगा, तो वह सब किस तरह से करना होगा? ओके, जनरली हम लोग ये सुनते हैं कि सीए स्टूडेंट जो होता है, सीए एस्पिरेंट जो होता है, वो साथ में बीकॉम जरूर करता है या बीकॉम एमकॉम जरूर करता है। ये जनरली सभी स्टूडेंट्स करते हैं। इसका एक मेजर रीजन ये है कि सीए एक डिग्री नहीं है, मतलब डिग्री है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। इस तरह की कोई कॉलेज डिग्री नहीं है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह। इसे अभी तक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं माना गया है। तो कोई भी यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फाइट करना है, जैसे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए एक मैंडेटरी चीज होती है कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। तो अगर कोई सीए एस्पिरेंट आगे जाकर इस तरह का कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है, इस तरह की कोई जॉब चाहता है जिसके अंदर ग्रेजुएशन कंपलसरी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी है, तो वो इसके साथ सीए डिग्री के साथ अपना बीकॉम एमकॉम वगैरह करता है। तो द कंक्लूजन इज कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये इस तरह की कोई डिग्री नहीं है जिसे आप ग्रेजुएशन मान लें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये है कि अगर आप बीकॉम की एक क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं तो क्वालिफिकेशंस तो आपको ऐड करते रहना चाहिए, और यह क्वालिफिकेशन आपको आगे किसी भी एग्जाम को फाइट करने में काम आएगी। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे, सीए में भी आपका आफ्टर बिकमिंग ए सीए आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। आप एज ए प्रैक्टिस जाते हैं या फिर उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैम आप बताइए उसकी जो डिटेल्स होती है कि किस तरह से आप अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आपका वर्क रहता है, आपका वर्क प्रोफाइल किस तरह से रहता है, ये सारा। ओके, तो जब हम सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए, हम ट्रेनिंग्स ले चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, हमारे पास डिग्री आ गई है, अब हमारे पास ये है कि हम आगे जाकर क्या करना चाहते हैं। तो दो तीन तरह के ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कि हम कहीं जॉब करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल।
अब जॉब आप सीए फील्ड में ही करना चाहते हैं या किसी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रिलायंस में जॉब करना चाहते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो दो ऑप्शंस किस तरह से हुए, या तो आप इंडस्ट्री में या तो आप कोई सीए फर्म ज्वाइन कीजिए। तो मैंने जो ऑप्शन लिया है वो एक सीए फर्म ज्वाइन करने का है। अब इसके अंदर आपके पर्क्स अलग अलग होंगे, आपकी सैलरी मोस्टली अलग अलग होगी, आपका एक्सपीरियंस अलग अलग काउंट किया जाएगा। तो आप जो भी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं सोच समझ कर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये आगे इम्पैक्टफुल रहने वाला है। जो भी जैसे आपका एक्सपीरियंस एक सीए फर्म के साथ है वो सेम आपका किसी इंडस्ट्री के साथ नहीं होगा। तो अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस डालना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि पहले मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं अपना ऑफिस डालने से पहले, तो आप एक सीए फर्म ज्वाइन कीजिए। उससे ये होगा आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ वर्क पता चल जाएगा, क्लाइंट्स को कैसे डील करना है ये पता चल जाएगा, अपना ऑफिस सेटअप कैसे करना है ये पता चल जाएगा। तो बातों बातों में मैंने 3 तरह से बता दिया। पहला आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, दूसरा आप जॉब कर सकते हैं, और जॉब के अंदर भी आपके पास 2 बाइफर्केशन है, या तो आप इंडस्ट्री में जॉब कीजिए या तो आप सीए फर्म के साथ जॉब कीजिए। तो मैम अभी आपने ये बताया कि एक बार फाइनल डिग्री आ जाती है उसके बाद क्या करना है, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि कभी कभी होता ये है कि अटेम्प्ट्स आप देते जाते हैं और आपके हाथ में वो फाइनल डिग्री आ नहीं पाती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या बी प्लान्स होने चाहिए और कब उस ओर स्विच कर लेना चाहिए कि अब ठीक है अब सीए को छोड़ के और हमें बी प्लान्स की ओर जाना चाहिए? ओके, ये काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा भी है और मैंने ये बताया भी है कि हैविंग अ बी प्लान इज नॉट कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बस ये एक जरिया है खुद को सेफ रखने का, कि अगर आपका ए प्लान नहीं हुआ किसी भी वजह से पूरा नहीं हो पाया, तो आपके पास एक सेफ साइड होगा बी प्लान के रूप में, सो दैट आप करियर में कहीं अटके ना। अब जैसा कि हमने अभी करियर ऑप्शंस देखे थे कि हम कहीं जॉब कर सकते हैं या फिर हम अपना प्रैक्टिस डाल सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उन मिनिमम परसेंटेज के साथ किया है, तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। तो अगर किसी का प्लान ए नहीं सफल हो पा रहा है, कोई डिग्री नहीं ले पा रहा है किसी भी वजह से, तो घबराए नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन आपके पास हमेशा खुला है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, उनके एग्जाम्स दीजिए, एंड क्योंकि आप सीए कोर्स में इतना कुछ पढ़ चुके होंगे कि आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा किसी नए चैलेंज को फेस करना। तो सबसे पहले खुद को ये इस तरह से तैयार कीजिए कि आपने बहुत सारा ज्ञान ले लिया है और इसका यूज कहीं ना कहीं आप करने ही वाले हैं। दूसरी बात, जैसे कुछ बच्चे आते हैं कि हमारा इंटरमीडिएट हो गया है, बस हम फाइनल नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो इंटरमीडिएट जो लोग क्लियर हो जाते हैं वो भी अपने आप में एक डिग्री है। आईसीआई उसकी भी एक डिग्री प्रोवाइड करता है, तो उसके बेसिस पर भी आप कई जगह पर अकाउंटिंग जॉब्स जो होती हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो टैक्सेशन रिलेटेड जॉब्स होती हैं ऑफिस के अंदर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लॉ रिलेटेड जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप एक सीए के अंडर हो सकते हैं लेकिन आपका ज्ञान किसी तरह से कम नहीं, तो खुद को कम नहीं समझना है सबसे पहली बात। और कई सारे करियर ऑप्शंस फिर भी खुले हैं, चाहे आप सीए की डिग्री लें चाहे या न लें। तो कहने का मतलब ये है कि सीए जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अनडिटर्मिनिस्टिक जो एक कोर्स माना जाता है, कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप सीए बन के ही बाहर निकलोगे। ऐसे नहीं काफी सारे नहीं स्टूडेंट्स हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, उसके बाद भी उनका जो क्लियर होता है उस पर डिपेंड करता है कि क्लियर हो या नहीं। ये इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड कोर्स है कि आपके 12th में 10th में कितने परसेंटेज आए, आप टॉपर थे या फेलियर थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ते रहेंगे तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, ये मैं मानती हूँ। मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे, आई वॉज अ टॉपर ऑफ क्लास 12th, थर्ड टॉपर ऑफ क्लास 12th, मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं से कम इंटेलिजेंट हूँ या ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ या मुझ में मोटिवेशन कम है, या बस फर्क इतना सा है कि हमारी स्ट्रेटेजी कहीं वर्क कर जाती है कहीं वर्क नहीं करती है। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजी, योर प्लान, एंड देन इट्स एग्जीक्यूशन, और उसके बाद आप कितना कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करते रहते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन कोर्स है, तो डीमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे आपके कितने भी अटेम्प्ट्स लगे, जब तक आपको ये लगता है कि आप क्लियर कर सकते हैं, आप मत रुकिए, मेरी समझ से। तो अब हम बात करते हैं कि सीए के बाद आप जॉब कर सकते हैं, एक ये आपका ऑप्शन हो गया।
लेकिन सीए के बाद काफी सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको ऑफर किए जाते हैं, लाइक एमबीए हो गया या फिर किसी अलग तरह की जॉब्स। तो वो सारी जो ऑप्शंस है वह आप डिस्कशन कीजिए कि एक बार सीए बनने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशंस में ऐड करने के लिए क्या कुछ और कर सकते हैं। ओके, देखिए, और जो हम सीए के बाद क्वालिफिकेशंस ऐड करते हैं उसके दो पर्पस हो सकते हैं। या तो हम ऐसी डिग्री ऐड करना चाहते हैं जो हमारी इसी प्रोफेशनल नॉलेज को एनहांस करे, जो हमें सीए से ज्यादा बेनिफिट दिलवाए, या फिर हम ऐसी डिग्री करते हैं जिसमें हमारा सेल्फ इंटरेस्ट है। दो तरह से हम डिग्रीज ऐड करते हैं। तो पहली बात मैं ये लेती हूँ कि हम कोई सेल्फ इंटरेस्टेड डिग्री ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किया सीए है लेकिन मुझे साइकोलॉजी में बैचलर्स करना है, तो इस तरह से भी काफी बच्चे करते हैं कि पहले हम अपना इंटरेस्ट नहीं फॉलो कर पाए, अभी सीए हो गया, अभी हम थोड़ा कुछ अपनी पसंद का पढ़ लेते हैं। सेकेंडली, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सीए हो गया बट अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एज देने के लिए, अपना नॉलेज एनहांस करने के लिए और अपने जॉब प्रोफाइल को और ऊंचा एक क्या बोलते हैं उसे स्तर देने के लिए हम कुछ और डिग्रीज ऐड कर सकते हैं, जैसे सीएफए। सीएफए बहुत अच्छा कोर्स है, ये फाइनेंस रिलेटेड कोर्स है। अब इसके अंदर बात ये है कि जो सीए में हम फाइनेंस पढ़ते हैं वो एक दो पेपर में होता है, और जो सीएफए में हम फाइनेंस पढ़ते हैं वो पूरी डिग्री ही उससे रिलेटेड होती है। तो इन प्रोफेशनल आगे कोर्सेज को करने के लिए यू नीड टू सी कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आप टैक्सेशन में कोई अलग से डिग्री लेना चाहें, या फिर आप लॉ के अंदर कोई और डिग्री लेना चाहें, या आप कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जाना चाहें तो उसमें आप कोई डिग्री लेना चाहें, तो अगर आप प्रोफेशनली और कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। काफी सारी ऐसी जॉब्स होती है जो ऑफर होती है, कहीं पीएसयूज में होती है, कभी कहीं होती है, तो वो सारी भी आप क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैम बात एग्जैक्टली। करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग की जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या मोटिवेशन आपकी तरफ से रहेगा ताकि वो अपनी इस पूरी जर्नी को, सीए फाइनल तक की जर्नी को कंप्लीट कर सके आपके इस मोटिवेशन के सहारे। ओके, तो इस बारे में मैं इतना ही बोलूंगी कि जिन बच्चों को ये पता है कि उन्हें 11th-12th के बाद सीए ही करना है एंड दे आर डिटरमिन्ड, तो आप किसी और की मत सुनिए, अपने गोल पर फोकस्ड रहिए। अपनी प्रिपरेशन जो आपकी सीपीटी होती है, फिर इंटरमीडिएट है, फिर फाइनल है, ओरिएंट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। एग्जाम दर एग्जाम आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी भी पड़ सकती है, प्लान भी यूज करना पड़ सकता है, बट बी फोकस्ड ऑन योर गोल। अब वो बच्चे जिन्हें नहीं पता है, या जो अपने पेरेंट्स या टीचर्स या मेंटर्स के गाइडेंस पर इस कोर्स में जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं, उनके लिए है कि हैव पेशेंस। सबसे पहली बात, अगर आप ये कोर्स में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जरूरत होगी पेशेंस, क्योंकि कदम कदम पर आपके पास चैलेंजेस तो आएंगे। कभी ऐसा लगेगा कि कोर्स बड़ा है, कभी ऐसा लगेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कभी ऐसा लगेगा सब कुछ भूल रहे हैं। मेरे साथ काफी बार होता था। तो उसका सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, हैव पेशेंस। बिना पेशेंस के आप इस जर्नी को बहुत स्मूथली कवर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कर पाए, लेकिन एक स्मूथ कवरेज के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरी बात, बी कंसिस्टेंट। जो आप पढ़ रहे हैं रेगुलर पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ज्यादा नहीं। इनिशियली आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, बट धीरे धीरे करके अपना टाइम बढ़ाइए। कई लोग बोलेंगे कि हम तो 12 घंटे पढ़ते हैं, हम तो 15 घंटे पढ़ते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। आप पहले दिन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इनिशियली आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करके अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए। किसी दिन पढ़ने का मन नहीं भी है, उस दिन भी आप आधा 1 घंटा, ज्यादा नहीं बोलूंगी, आधा 1 घंटा अपनी बुक्स को दीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको चीजें समझ आ रही है, और जब चीजें समझ आने लग जाती हैं देन जर्नी इज नॉट टू डिफिकल्ट। तो ये काफी अच्छा मोटिवेशन था जो कि आपको मोटिवेट रखेगा, जिसमें एक जो फेज है उस पे मैं चाहता हूँ कि मैम आप थोड़ा सा और मोटिवेशन दीजिए। एक फेज होता है कि जब सबका रिजल्ट अनाउंस हुआ है और आपको पता चला कि आपका नाम नहीं आया है, आपका सीए फाइनल का एग्जाम था, आपको पता चला नाम नहीं आया, और वो दिन जो होता है वो एक सीए स्टूडेंट के लिए कैसा होता है वो मैम आपको भी पता है अच्छे से। तो उस वक्त उन दिनों में काफी सारे जने क्विट कर देते हैं। ऐसे टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे वापस अगले अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करें खुद को? ओके, तो मेरे साथ ये 2 बार हुआ जब लिस्ट आई और मेरा नाम नहीं था, एंड ऑफ कोर्स बहुत दुख होता है।
ये मैं मना नहीं करूंगी कि नहीं, दुख नहीं होता है, कुछ नहीं, अगली बार कर लेंगे, ये सब फेक बातें हैं। बहुत दुख होता है क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की होती है, इतनी मेहनत की होती है, आप फ्रेंड से नहीं मिले, आप फैमिली गैदरिंग में नहीं गए, आप अपने कमरे में बंद रहे अपनी 10 किताबों के साथ, तो एकदम से जो ये फेलियर है इसे एक्सेप्ट करना और इससे ऊपर उठना इज डिफिकल्ट। तो ऐसा नहीं है कि आप बस अब तो मुझे आगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में करना ही है तो मैं फट से पढ़ने लग जाऊं। नहीं, खुद को टाइम दीजिए। सबसे पहली बात, जिस दिन रिजल्ट आया है आपका नहीं हुआ, आपको बहुत पेन हो रहा है, आपको बहुत दुख हो रहा है और अब मतलब ऐसा हो रहा है कि क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे, दुनिया खत्म, ऐसी कई बार फीलिंग्स आती हैं। सबसे पहले आपको उस दिन खुद को टाइम देना है। एनालाइज कीजिए कि किस किस दिन क्या क्या ऐसी गलती रही जो पेपर के टाइम पे मुझे कोर्स कंप्लीशन में प्रॉब्लमेटिक थी, या ऐसा क्या हुआ पेपर के अंदर, शायद पेपर छूट गया था, या फिर मैं टाइमली कोर्स कवर नहीं कर पाई, या फिर मेरे जो रिविजन्स थे वो लैकिंग रह गए। सबसे पहले अपने इन पॉइंट्स को देखिए, ठंडे दिमाग से उन पर एनालिसिस कीजिए। चाहिए तो एक कॉपी पेन लेकर बैठो, लिख लो हर चीज कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो ये सारी चीजें आप लिखिए, खुद को टाइम दीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक पढ़ने ना बैठे। उसके बाद रीअरेंज योर बुक्स, देखें कि अब कैसे स्टार्ट करना है, अपनी वापस से स्ट्रैटेजी बनाएं। अगर पिछली स्ट्रैटेजी कुछ फेल हुई है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, या तो हमने किसी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे दिया, किसी को कम दिया, या हमने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और पढ़ने का टाइम कम निकाला, या हमने बहुत सारा पढ़ा लेकिन आउटपुट कम निकला। कई सारे कारण हो सकते हैं, ये हर एक बच्चे पर डिपेंड करता है। मेरे केस में ऐसा था, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा पर आउटपुट कम निकला। तो इस तरह से आप अपनी नई स्ट्रैटेजी बनाइए, नया पेन खरीद लीजिए और उसके बाद अपना पहला सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए, पर वो तभी जब आप नॉर्मल हो जाए ठंडे दिमाग से। लाइक मोटिवेशन इज एवरीथिंग। मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस पूरी जर्नी में। और जो मैम ने वैल्यूएबल टिप्स दी है ये तो आपको बहुत बहुत काम आने वाली है। साथ में बी प्लान्स भी डिस्कस किए हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कहीं कोई डाउट होता है, कहीं आपको इस पूरी जर्नी में कहीं डाउट आता है, या फिर आप कहीं इस जर्नी के बीच में होंगे, हो सकता है आप आईपीसीसी के स्टेज पे अटके हुए होंगे या कहीं भी होंगे, और आपको लगता है कि आपको कोई मोटिवेशन चाहिए या कोई टिप्स चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैम पर्सनली उसको एड्रेस कर देंगे, आपकी जो भी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड। हो सकता है कि आप 11th की क्लास में होंगे और आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का फेज होगा उस वक्त भी आप मैम से इस तरह की हेल्प ले सकते हैं। साथ ही मैम ने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया है, तो मैम आपका बहुत थैंक्स कि आपने इस पूरे इतने सारे टाइम को अरेंज किया है इतने बिजी शेड्यूल से। तो उसके लिए आपके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये पूरा टाइम दिया है। ये आई होप कि ये स्टूडेंट्स की कैरियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच सर, द प्लेजर इज ऑल माइन अगेन।